तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी में। जीएसटी का मतलब क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। और ये संशोधन कौन सा था? तो 101वां संशोधन ये जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी एक गंतव्य कर है, मतलब डेस्टिनेशन कर है, जहां पर पहुंचता है सामान वहां इस पर कर लगता है। और जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स भी होता है। वैल्यू जितनी उस पर एडिट होगी उस हिसाब से उसमें टैक्स लगेगा। ये नहीं कि पूरे पर दोबारा से टैक्स नहीं लगता। अब हमने कहा कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लगा? तो आसाम में। और उत्तराखंड जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य था? 5वां। और 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। अब हमने जीएसटी की दरें समझी, 5%, 12%, 18 और 28%। ये है जीएसटी की दरें। इनको भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखो जीएसटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी, और एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। इसको आप समझ लेना। इसका मतलब क्या है? देखो, जीएसटी एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें देखो, यदि राज्य के अंदर व्यापार हो रहा है, राज्य के अंदर अगर व्यापार हो रहा है तो कौन सा लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। यदि 2 राज्यों के बीच इंटर स्टेट अगर व्यापार किया जा रहा है या वस्तु एवं सेवा बेची जा रही है तो वहां पर क्या लगेगा? सीजीएसटी। सीजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र को मिलेगा, एक राज्य को भी मिलेगा। सीजीएसटी के 2 भाग होते हैं, सेंट्रल को भी मिलेगा उसमें से और स्टेट को भी मिलेगा। और तीसरा क्या होता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है? अगर किसी अन्य देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी भी जिस राज्य में सामान आएगा उस राज्य को भी मिलेगा, को भी टैक्स का हिस्सा मिलेगा और सेंट्रल को भी मिलेगा। ठीक है, आईजीएसटी भी सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए होता है, सीजीएसटी भी सेंट्रल स्टेट दोनों को मिलता है, एसजीएसटी केवल स्टेट का होता है, स्टेट ही लगाएगा, स्टेट को ही मिलेगा, लेकिन सीजीएसटी सेंटर लगाएगा। ठीक है, और उसमें से स्टेट को भी हिस्सा मिलेगा जिस स्टेट में सामान आएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी के 3 प्रकार है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सेंट्रल गुड्स एंड स्टेट सर्विसेज टैक्स, ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। और इसकी जो स्लैब है वो हमने बता दिए, 5, 12, 18 और 28% होती है। क्लियर हो गया? लिखिए, अब इन पॉइंटों को लिख लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल का अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। ये पिछली बार लेक्चरर के मेंस में भी पूछा था, इकोनॉमिक्स मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वित्त मंत्री। और आयोग ने जो है आंसर की में प्रधानमंत्री दे दिया था। ठीक है, आंसर की में प्रधानमंत्री दिया था, बाद में फिर आंसर की सही करके फिर इसको सही किया था। अब आयोग की लापरवाही देखो, किस स्तर की लापरवाही आयोग करता है। उसने जीएसटी के अध्यक्ष तो वित्त मंत्री की जगह प्रधानमंत्री कर दिया। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तराखंड का, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला देहरादून उसने सही कर दिया। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीजों में भी वहां पर आयोग की गलतियां करता है, उसके बाद भी अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं रहते, और वही लोग पेपरों को चेक करते हैं, है ना, और वही नंबर देते हैं। तो इस तरीके के स्तर का काम करते हैं लोग। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री जो है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। अब जीएसटी में शामिल कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं होती? जीएसटी में शामिल नहीं होती, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं होती?
एक तो सबसे पहली चीज देखो मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ जीएसटी में शामिल नहीं होते, क्योंकि अगर शराब में अगर जीएसटी लगा दिया जाए तो बहुत सस्ती हो जाएगी शराब, क्योंकि वहां तो 50% 60% टैक्स लगता है, यहां तो मैक्सिमम 28 है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं टैक्स, है ना। तो इसीलिए जो है मादक पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, पेट्रोलियम पदार्थ में भी जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा कौन से पदार्थ है? पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थों पर भी नहीं लगाया जा रहा है जीएसटी। अगर पेट्रोलियम पदार्थ इस जीएसटी के दायरे में आ जाए तो पेट्रोल भी वहां पर सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मकान, जमीन, मकान हो गया, जमीन हो गया, रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री, इन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन चीजों पर भी जीएसटी नहीं लगता है। तो इसको आप लोग इन बातों को भी ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। संशोधन ये था 101वां संशोधन। जीएसटी एक गंतव्य कर है और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। सबसे पहले किस राज्य में लगा? ये आसाम में लगा, और उत्तराखंड 5वां राज्य है जहां पर जीएसटी लगा। और 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। अब जीएसटी की दरें हमने देखी 5%, 12%, 18 और 28%। जीएसटी के प्रकार कौन से हैं? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 प्रकार के जीएसटी हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी में कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो मादक पदार्थ शामिल नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, और मकान, जमीन तथा रजिस्ट्री इसमें शामिल नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि यहां तक की बातें आपको सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लिखा सबने? ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट लिखा रहा हूं, उनको आप लोग लिख लेना। चलिए, तो इसमें सबसे पहला फैक्ट लिख लेना कि जीडीपी में आयकर का हिस्सा कितना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है जीडीपी में पहला पॉइंट लिखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आयकर का हिस्सा। आयकर का हिस्सा मतलब इनकम टैक्स का जीडीपी में कितना हिस्सा है। जो हमारी जो जीडीपी है, पूरे एक साल की जो वार्षिक आय होती है, उसमें इन जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कितना हिस्सा है। तो 2.84% जो है डायरेक्ट टैक्स की से कमाई होती है जीडीपी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 2.84%। अब दूसरा आता है कि जो मैट कर है, मैट कर कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। मैट कर मैंने अभी बताया था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा था। ये कब लागू हुआ? तो 1996-97 में, याद रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके अलावा एक होता है मोड वेट, मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स, मोड वेट लागू हुआ। ये कब लागू हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं कई बार। ये 1986 में, 1986, ठीक है। मोड वेट लागू हुआ 1986। संपदा कर कब लागू हुआ? संपदा कर 1957 में लागू हुआ। संपदा कर 1957। सर्विस टैक्स, सेवा कर 1994-95 में ये लागू हुआ, सर्विस टैक्स। और आयकर की शुरुआत, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो आयकर है, आयकर की शुरुआत सबसे पहले आयकर कब से लगना शुरू हुआ, ठीक है। आयकर की शुरुआत कब से हुई? ये सन 1860 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 1860 में। ये याद रखना आपको। ये कुछ इससे संबंधित ईयर हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। अब देखो, एक है चेलैया समिति, इसको याद रखेंगे, चेलैया समिति। इसका संबंध किससे है? ठीक है, ये कर सुधार हेतु समिति है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कर सुधार हेतु
चेलैया समिति का संबंध पूछा जाता है तो कर सुधार के लिए इसका संबंध है। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों से संबंधित है ये, लघु उद्योग। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों के लिए। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति यह बीमा सुधार से संबंधित, बीमा सुधार। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा सुधार से। क्लियर? इसके बाद एक और याद रखना आपने, अरविंद मोदी समिति, अरविंद मोदी समिति, अरविंद मोदी समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। अरविंद मोदी समिति प्रत्यक्ष कर सुधार, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ समितियां हैं जो कि करों से, कर से संबंधित है, इनको आपने ध्यान रखना है। लिखा सबने? ठीक है, अब मैं 3 वक्र बता रहा हूं। एक होता है, चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये सबने लिख लिया। ये बिल्कुल फैक्ट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामों में दिखते हैं। एक आता है लाफर वक्र, इसको याद रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आता है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। नंबर 3 आता है फिलिप्स वक्र। मैं इन वक्र को कुछ समझा नहीं रहा हूं क्योंकि फिर वो सब्जेक्टिव हो जाता है, बस मैं इनका जो यहां पर जहां जो क्वेश्चन बनते हैं उसको बता रहा हूं बस। ठीक है, क्योंकि ये वक्र समझेंगे तो फिर एक एक उसको समझने में काफी टाइम लग जाता है। लाफर वक्र है क्या है? देखो, कम कर और बड़ी आय को दर्शाता है। कम कर और बड़ी आय, बड़ी आय मतलब अधिक आय पर कम कर को यह दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, लाफर वक्र कम कर और बड़ी आय को दर्शाता है, याद रखना है। सीधा क्वेश्चन ये बनता है, निम्न में से लाफर वक्र क्या दर्शाता है? कम कर बड़ी आय, या अधिक कर अधिक आय, या फिर अधिक कर कम आय, इस तरीके के इसमें ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, लॉरेंज वक्र आय वितरण की विषमता को दर्शाता है। पढ़ा भी था हमने पहले जब हमने निर्धनता पढ़ी थी। आय वितरण की विषमता को दर्शाता है, विषमता को दर्शाता है कि आय वितरण में कितनी विषमता हुई है, उसको दर्शाता है लॉरेंज वक्र। और फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। ये 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। वक्र को कर्व बोलते हैं, कर्व। ठीक है, लाफर कर्व बोलते हैं, लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व और फिलिप्स कर्व। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित या फिर जो बजट हमारा टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये सब हमने किन क्षेत्रों से आय होती है वो सब हमने बता दी।
और व्यय हमने बताए थे, पहले ही बता दिए थे कि सार्वजनिक आय कौन कौन सी होती है, व्यय कौन से होते हैं। व्यय मैंने कल ही लिखा दिए हैं, उसमें केंद्रीय व्यय कौन से होते हैं, राज्य के व्यय कौन से होते हैं, वो भी मैंने सब लिखा रखे हैं। केंद्रीय व्यय में मैंने बताया था कि रक्षा हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, या फिर जो उनकी योजनाएं होती हैं उन पर जो खर्चा आता है वो केंद्रीय व्यय हो गया। और राज्यों के लिए जो व्यय, राज्यों का जो हिस्सा दिया जाता है वो राज्यों के लिए व्यय होता है, वो मेरे स्ट्रक्चर में पहले ही लिखा रखा है। ठीक है, राजस्व आय, पूंजीगत आय, ये पूरा स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया था। और ये जितनी भी आय होती है उसमें मुख्य रूप से जो आय का जो टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, और फिर सबको अलग अलग चीजें उनको समझने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रक्चर आप लोग तैयार करें अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कल फिर एक और टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें जहां तक है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे, और एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारे जितने भी संस्थाएं हैं उन सब पर हम चर्चा करना शुरू करेंगे कल। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं फिर कल।